पिछले दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले दिन तक जो हम लोगों ने बात किया था वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एक क्वांटिटी था क्या? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होती थी, और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सिंपल अलजेब्रिक लॉ से कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा फिजिकल क्वांटिटी में आपको क्या पढ़ाया था? वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी में मैं बोला था क्या कि इसके पास तीन चीज होना चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, और तीसरा ये फॉलो करना चाहिए किसको? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक ना? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था क्या कि डिस्प्लेसमेंट का यदि 4 मीटर चला कोई आदमी और फिर 3 मीटर इसी डायरेक्शन में चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता था? 7 का। अगर 4 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर वापस आ गया, तो 4 + 3 को हम लोग कितना लिखते थे? और अगर 4 मीटर ऐसे चला और फिर 3 मीटर ऐसे चला तो 4 + 3 को हम लोग यहाँ कितना लिखते थे? 4 + 3 को हम लोग यहाँ कितना लिखते थे? 5। ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन नहीं है, एक स्पेसिफिक अलजेब्रिक एडिशन नहीं है, ये है वेक्टर एडिशन, जिस वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोगों को बाद में पढ़ना है। कल तक मैं इतनी बातें आपको किया था। वेक्टर का टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट टाइम में मैं आपको यूनिट वेक्टर की जानकारी दी थी। वेक्टर में आपको बस एक बात बताया था क्या? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, लेंथ कितना हो, 1। और आपको ये भी बताया था कि हमको नेचर में 3 डायमेंशनल स्टडी करनी है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते थे, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते थे क्या? आई कैप। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो लेते थे इसको क्या बोलते थे? और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो लेते थे क्या बोलते थे? के कैप। मैं आपको ये भी बोला था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, के साथ अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपको मैं बोला था क्या कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट था वेक्टर, एक पार्ट था स्केलर, ये दोनों पढ़ चुके थे। एक तीसरा पार्ट भी है, जो तीसरा पार्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और बहुत ही छोटी सी जानकारी इसके बारे में हम लोग रखेंगे। जब आप हायर स्टडीज में पढ़िएगा, हायर स्टडीज का मतलब एससी में नहीं, एमएससी में जाकर के, एमटेक में जाकर के अगर आप इसको पढ़िएगा तो वहां आपको एक पूरा बुक मिलेगा जिसका नाम होता है टेंसर कैलकुलस। बात समझ में आ रहा है? जिसका नाम क्या होता है? टेंसर कैलकुलस। लेकिन हम लोगों को बस यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर के चलना है कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो सिंपल सा बात करें क्या कि जो ना तो कंप्लीटली वेक्टर होगा ना ही कंप्लीटली स्केलर होगा। मतलब कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सम प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, हैविंग सम प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी जो है सो वेक्टर के हैं और कुछ प्रॉपर्टी किसके हो? स्केलर के हो। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज एज कैसा क्वांटिटी? इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। अच्छी बात देखो, हम लोग 11th क्लास पढ़े हैं, दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सारी चीज़ें 11th क्लास में ही है। 12th में कोई टेंशन नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई स्ट्रेन नहीं मिलेगा। ये मेंटली प्रिपेयर हो जाएं आप लोग। 11th की जो फिजिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स टफ है, लंबा सिलेबस भी है मैकेनिक्स का, इसलिए इतना गंदा गंदा नाम भी है। टेंशन दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस सुन के दिमाग में स्ट्रेस, है ना?
तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे और यहाँ एकदम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। आपको मैं ये वादा करता हूँ, आज से लेकर के और 12th जब तक हम लोग ख़त्म करेंगे, 1000 में से शायद कोई एक लेक्चर होगा जिस दिन मैं अच्छे प्रिपरेशन में ना आऊँ, ठीक ना, जिस दिन मेरा माइंड अच्छा ना रहे, आपको समझ में थोड़ी कम आएगी। 1000 में से कोई एक लेक्चर। जैसे कि अभी आज रमन हमको कह रहे थे क्या कि आज सोचे थे कि आपको फ़ोन करेंगे, ये कहे कि 1000 में से कोई एक दिन होता है लेट हो, तो हमेशा टाइम पे रहे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि तैयारी करते जाना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको हमसे डिस्कस करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में रख लेने से आपको समस्या हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो भाई, कोई भी आदमी, ना तो यहाँ तुम भगवान हो ना हम भगवान हैं। इट मे बी कि आपका कोई प्रॉब्लम हो और हमको नहीं आ रहा हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम हो और हमको नहीं आए, तो हम आपको कह देंगे कि भाई साहब अभी मेरे दिमाग पे नहीं है ये बात, टाइम दो, 1 का 2 दिन का हम पढ़ेंगे, उसके बाद तुमको बताएंगे, लेकिन बताएंगे। इससे फ़ायदा तुम्हारा भी और फ़ायदा हमारा भी, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब सोचने का फालतू बात होता है। दुनिया में कोई भी आदमी हो, कितना भी एक्सपीरियंस आदमी हो, कई जगहों पर फंस जाते हैं। वैसे आप लोगों के लेवल में मुझे नहीं लगता है कि मैं रुकूंगा, ठीक ना, लेकिन फिर भी इट मे भी। चलिए बात करते हैं। क्या मैं आपको क्या बोला कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर के हो और कुछ प्रॉपर्टी किसके हो, स्केलर के हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। और इस टेंसर क्वांटिटी का एक बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है हमारा, एक बहुत ही फैमिलियर है एग्जाम्पल हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। अब तुम देखो, अभी वेक्टर में हम लोग देख रहे थे क्या कि डायरेक्शन बदल जाने से रिजल्ट पर अंतर पड़ जाता। डायरेक्शन बदल जाती थी, डिस्प्लेसमेंट की रिजल्ट क्या हो जाती थी, बदल जाती थी। लेकिन आप जरा सा मुझे ये बात बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट में अगर मैं करूं क्या, एक तार कुछ ऐसा लूं और दूसरा तार कुछ ऐसा लूं, और इससे मान लीजिए कि इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ से कितने का करंट जाएगा, 7 एम्पियर का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं इधर से लेके आऊँ 3 एम्पियर का करंट और इधर से लेके आऊँ 4 एम्पियर का करंट, और यहाँ से मैं एक नया तार निकालूं, तो इससे एम्पियर का करंट जाएगा। इतना ही नहीं, अगर मैं ऐसे लेकर के आऊँ 3 एम्पियर का करंट, है ना, और मैं यहाँ से इस तरीके से लेकर के आऊँ 4 एम्पियर का करंट, यहाँ से मान लो ये कितने का, 4 एम्पियर का, तो भी यहाँ से कितने का निकलेगा। कहने का मतलब डायरेक्शन को आप कैसे भी बदल लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है कि 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट बहता है। ये हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास। और लेकिन ये जो है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये प्रॉपर्टी तो वेक्टर का है, और सिंपल एडिशन को फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी किसका है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, टेंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, तो इस तरह से इसका और भी एग्जाम्पल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब आप लोग 11th क्लास में देखिएगा। अगर रोटेशन पढ़े होइएगा तो हम लोग इस टॉपिक को अब यहीं पढ़ेंगे क्लोज। और अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो वेक्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही हम लोग क्या रखा है, वेक्टर। स्केलर के बारे में आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो कर। वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है तब वेक्टर होता है। कुछ क्वांटिटी ऐसे जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर के भी होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी स्केलर के भी होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट इज, आपसे एग्जाम में पूछ दे क्या, इलेक्ट्रिक करंट जो है इज, ये क्या चीज है, ऑप्शन ए दे दे वेक्टर, ऑप्शन बी दे दे आपसे स्केलर, ऑप्शन सी दे दे आपसे टेंसर, और ऑप्शन डी दे दे आपको, ऑप्शन डी दे दे आपको क्या, ऑप्शन डी दे दे क्या आपको, नन ऑफ दिस। तो आप अगर टेंसर ऑप्शन में रहे तो टेंसर के साथ चलेंगे, और अगर इसी में दूसरा अरेंजमेंट ऑप्शन का ये दे दे तो ऑप्शन ए में कह दे कि ये है क्या, वेक्टर, ऑप्शन बी में आपसे क्या कह दे, ये है क्या, स्केलर, ऑप्शन सी में आपसे कह दे बोथ ऑफ दिस, और ऑप्शन डी में कह दे आपको क्या,
कि नन ऑफ दिस, तो उस केस में आप स्केलर को लेके आगे बढ़े। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों कि अगर केवल वेक्टर और स्केलर को देखें तो जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो वेक्टर नहीं है वो क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर होने के लिए बेटा कि तीनों प्रॉपर्टी को, तीनों कैरेक्टेरिया को इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वेक्टर नहीं हुआ। और जो वेक्टर नहीं होगा वो क्या होगा? स्केलर होगा। लेकिन अगर टेंसर ऑप्शन में रहे तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या लेके चलना है? टेंसर लेके चलना है। नहीं रहे तो स्केलर लेके। बातें समझ में आ गई? अब चलिए कि हम लोग यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर तक पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम लोग अपनी कहानी को बढ़ाएंगे। क्या हम अपनी कहानी को बढ़ाएंगे? किधर के तरफ? पोजीशन वेक्टर के तरफ। और देखिए कि ये पोजीशन वेक्टर होता क्या चीज है। तो मान लो कि कोई आदमी चलना शुरू किया, कोई भी पार्टिकल चलना शुरू किया जमीन से। मान लो एक मक्खी उड़ना शुरू किया जमीन के किसी पॉइंट से। तो मक्खी उड़ेगा तो ये एक्स डायरेक्शन में भी चल सकता है, वाई डायरेक्शन में भी चल सकता है और जेड डायरेक्शन में भी चल सकता है, 3 डायमेंशनली चल सकता है। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या कि एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस का ये सिस्टम है अपने पास। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना और इसको जेड एक्सिस। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस सिस्टम में मान लो कि एक मक्खी है अभी, तो यहाँ ओरिजिन पर बैठी हुई है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं कितना होता है? 0 0 0। इस पॉइंट को हम लोग उसे डिनोट करें। ये मक्खी उड़ी और उड़ने के बाद पॉइंट यहाँ पर पहुंच गई, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था कितना? एक्स वाई और Z। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आपको आज से पहले बताया हुआ हूँ क्या कि अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का बात करें, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का बात करें तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे? आई कैप। अगर बात करें यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या लिए थे? और अगर हम बात करें कि यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को हम लोगों ने क्या लिखा था? के कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहता है क्या कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट को जो जोड़ने वाला वेक्टर होगा, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे क्या? इसका पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर आर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस आर को हम आई जे के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बोला था क्या कि अगर हम 3 किलोमीटर चले तो इससे डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता। लेकिन आपको मैं क्या बोला था कि अगर मैं बोलूं कि 3 आई कैप किलोमीटर चला तो इससे तुमको ये बात स्पष्ट हो जाता है क्या कि मैं एक्स डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि यहां से हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग फील करने का कोशिश कीजिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, मुझे वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा और मुझे जेड डायरेक्शन में कितना चलना। मक्खी है ये, किसी भी रास्ते से उड़ के गई होगी, लेकिन हम जाएंगे तो या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, हम कहीं भी नहीं चलेंगे। देखो कि अगर मान लो कि ये रूम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस रूम का ये वाला जो लाइन है ये आपको एक्स एक्सिस अगर दिख रहा है, वो वाला लाइन अगर आपको वाई एक्सिस दिख रहा है और ये कोना वाला लाइन अगर आपको जेड एक्सिस दिख रहा है और ये पॉइंट पी जो है ये मेरा हाथ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक उस कोने से ओरिजिन से आपको यहाँ तक आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप आइएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ तक, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप आइएगा इसके नीचे तक और फिर जेड एक्सिस में आप आइएगा यहाँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको इस पॉइंट तक आना है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये कोना जेड एक्सिस है और ये मेरा हाथ जो है ये पॉइंट है एक्स वाई जेड का, तो यहाँ तक आपको एक्स डिस्टेंस चल के आना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। फिर यहाँ से आप चलिएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग चलिएगा तो ठीक से आ जाइएगा और फिर यहाँ से जेड एक्सिस के लॉन्ग चलिएगा तब इस पॉइंट तक पहुँचिएगा। एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि अगर अगर बात करें कि हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस चले हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं, इस पॉइंट का जो लेंथ होना चाहिए था वो लेंथ कितना होना चाहिए? एक्स।
यहाँ का x है, इसका मतलब ये कितना होगा, x होगा। अब किस डायरेक्शन में चले, x डायरेक्शन में चले, x मीटर। तो x डायरेक्शन में चले तो इस वेक्टर r को अगर आपको लिखना है, x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चले हैं, x चले हैं, और किस डायरेक्शन में, x में कि y में कि z में, x में चले हैं। x डायरेक्शन में अपने पास यूनिट वेक्टर क्या है, हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर दें। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं x डायरेक्शन में चला हूं, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस। आई कैप बता रहा है कि x डायरेक्शन में, और x क्या बता रहा है कि x मीटर, x किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए y डायरेक्शन में चले हैं, कितना दूर, y मीटर। तो y डायरेक्शन में चले हैं y मीटर, तो यहाँ लगा दोगे प्लस का साइन। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देन आफ्टर वी ट्रेवल y मीटर इन y डायरेक्शन, का मतलब क्या, j कैप। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और कहेगा क्या कि z डायरेक्शन में कितना दूर चले, z मीटर, किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, k कैप। और इसी वेक्टर r को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वेक्टर r को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि तो आपका पोजीशन वेक्टर है, तो आपका पोजीशन वेक्टर है। ये कहेगा क्या कि एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर ज्वाइनिंग origin टू अ पॉइंट, ओरिजिन से किसी पॉइंट P को मिलाने वाला जो वेक्टर है, इसी वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और इस पोजीशन वेक्टर को अगर आपको लिखने का है, तो लिखने का है तो कहेगा क्या कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर कोऑर्डिनेट जो है इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज XYZ, अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XYZ है, आप इस पोजीशन वेक्टर को देखो, मैं दो तरीका बताया था लिखने का। आप OP लिख सकते हो, वेक्टर OP, आप वेक्टर OP भी लिख सकते हो, आप इसको वेक्टर R भी लिख सकते हो। और अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XYZ, इसका मतलब क्या कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने में मुझे x डायरेक्शन में x डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मुझे y डायरेक्शन में y डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और मुझे z डायरेक्शन में z डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ऐसे हम लोग वेक्टर का जनरल फॉर्म लिख। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि अगर यहाँ 3 4 5 रहता, 3i + 4j + 5k, 3 - 2 5 रहता, 3i - 2j + 5k। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ये पॉइंट स्पेस में कहीं भी हो सकता है, और कहीं भी होगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है, तो अब सवाल उठता है क्या कि भैया अगर ये OP एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के पास कम से कम दो चीज होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उस वेक्टर के लेंथ को, मैग्नीट्यूड क्या बताता है, वेक्टर का लेंथ। अब 10वीं क्लास में अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे कि अगर ये एक पॉइंट A है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हम लोग एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते थे, और डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ते थे AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते थे, इसीलिए ये चीज पर, यहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो x1 y1 के साथ एक कोऑर्डिनेट z1 भी होगा, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट z2 भी होगा। तो भैया इसमें एक चीज हम लोग क्या लगा देंगे, z2 - z1 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब अगर देखो ध्यान से कि अब अगर हमको पूछा जाए क्या, अब अगर हमसे पूछा जाए क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R या फिर वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको मैं बोला था क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R लिखना है तो आइदर दिस और दिस, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP लिखना है तो आइदर दिस और दिस, है कि नहीं। ये सारे चीजों का मतलब एक ही है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा
कि जो आपका लेंथ है ओपी, उस ओपी लेंथ के बारे में ही हम लोग क्या जानते हैं, यही क्या होता है, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का जितना लेंथ है, उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इस चीज पर मैंने कल ही डिस्कशन किया था। अब लेंथ निकालना है हमको, तो तुम देखो कि अपने पास जो वेक्टर ओपी का लेंथ है, उस वेक्टर ओपी का लेंथ कितना, ओ से लेकर के पी तक का, ओ का कोऑर्डिनेट हमको पता है, पी का कोऑर्डिनेट हमको पता है। और अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो डिस्टेंस ओपी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और अगर डिस्टेंस ओपी निकालना है, तो डिस्टेंस ओपी निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर। अब देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ वाले पॉइंट को x1 y1 z1 मानते हैं, और यहाँ वाले पॉइंट को x2 y2 z2 मान। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 मतलब x माइनस कितना, 0, तो कितना लिखेंगे यहाँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और प्लस z2 माइनस z1। ध्यान से देखिएगा कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना। यही हो जाएगा किसका वैल्यू, वेक्टर r का मैग्नी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको अगर कहीं भी सीधे सीधे दे दे कि यदि वेक्टर r इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपको अगर वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दें। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इस चीज को क्या करना है हम लोगों को, एकदम से लर्न रखना है, हमेशा ही यूज में आएगा कि अगर कोई वेक्टर गिवन है एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन होगा नंबर में, देखिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो कि अगर हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन का बात करें, तो अगर वेक्टर के डायरेक्शन का बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर वेक्टर के डायरेक्शन का बात करें तो ये कोना अगर ओरिजिन है और इस ओरिजिन में ये डंडा ये वेक्टर है, इस डंडा को अगर मैं घुमाऊंगा तो इसका लेंथ बदल जाएगा क्या, मतलब मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क। मैं बोल देता हूँ क्या कि देखो एक्स एक्सिस के साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ है, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ है, जेड एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ है। अब अगर इस डंडा को घुमाते हैं तो केवल एंगल चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर इसको किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम फिक्स रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी फिक्स है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है वो भी फिक्स है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है वो भी क्या है, फिक्स है। तो अगर हमको एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, इस बात का जानकारी हो जाए तो इसका डायरेक्शन भी हमको पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब बात समझ में आ रहा है तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, जिस पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग वेक्टर आर बोलेंगे इस कंडीशन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंडीशन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंडीशन में अगर हम इसको ओरिजिन बोलेंगे और ये होगा अपना वेक्टर आर, इस वेक्टर आर को अगर हम लोग, इस वेक्टर आर को अगर हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर को कि वेक्टर आर इक्वल टू ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो हमने ये निकाला है क्या कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ओ पी जिसको हम लोग आर भी बोलेंगे, ये कितना होगा, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैग्नीट्यूड बात हो गई। अब डायरेक्शन का बात करते हैं। तो अगर डायरेक्शन का बात करेंगे, डायरेक्शन का बात करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं क्या, फॉर फॉर डायरेक्शन ऑफ, फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, इस पोजीशन वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमको चाहिए क्या कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस बात का जानकारी हमको चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा
विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो अपना वेक्टर आर है, ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, तो एंगल था कितना, अल्फा। इसने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल था कितना, बीटा। और इसने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, वो एंगल था कितना, गामा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अपने को है निकालना क्या, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू अगर निकालना है तो तुम ध्यान देना कि अगर ये पॉइंट पी है तो इसे एक्स एक्सिस पर हम अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम मैं थोड़ा देर के लिए एम रख लूं, उसे लेकर के एम तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसे लेकर के एम तक का डिस्टेंस कितना होगा, और इस आर का डिस्टेंस हमको पता है कि ओपी का जो डिस्टेंस है, ओपी का डिस्टेंस है कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तुम देखो कि अगर हम ट्रायंगल ओपीएम में बात करें, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं एक एक मैथमेटिक्स को डिस्कस कर करके मैं आगे बढ़ूंगा कि अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको बोल दें क्या कि ये ए बी है, बी पर राइट एंगल बन रहा है और ए पर ये एंगल थीटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो थीटा के सामने वाला होगा, जो थीटा के सामने साइड होगा, उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा के सामने वाला साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 90 डिग्री के सामने जो होगा, 90 डिग्री के सामने जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, हाइपोटेन्यूज। और जो तीसरा बच जाएगा, तो रिमेन जो तीसरा बच जाएगा, उस रिमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बच्चे 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको। तो ये कंफ्यूजन आपको हमेशा ही दूर करके रखना है, क्या कि जिस एंगल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा ही क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद आपको याद होना चाहिए, 10वीं क्लास में आप लोग एक बहुत ही अच्छा जो है सो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट रटे होइएगा, पंडित बाबू प्रसाद हर हर बोले, है ना, पढ़े में है ना, हर हर बोले और सोना चांदी तौले। एस फॉर सोना, टी फॉर चांदी, और टी फॉर तौले। ऐसे याद करते थे कि नहीं? इसका रेसिप्रोकल हम लोग नीचे लिखते थे, इधर tan का कॉट, कॉस का क्या लिखते थे, सेक, और साइन का क्या लिखते थे, कॉसेक। इसका मतलब अगर साइन थीटा कोई पूछे तो p अपॉन एच, कॉस थीटा कोई पूछे तो b अपॉन, tan थीटा कोई पूछे तो p अपॉन, और कॉट पूछे तो b अपॉन, सेक पूछे तो h अपॉन, और कॉसेक पूछे तो h अपॉन p। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस पूरी कहानी में हम लोग आएंगे यहाँ पर ट्रायंगल ओपीएम में। ओपीएम में मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल हो जाएगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ओपीएम में हम लोग बात करेंगे, ओपीएम में हम लोग बात करेंगे कॉस अल्फा का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्फा एंगल का बात कर रहे हैं, तो अल्फा के सामने वाला ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल के सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा। और तुम देखो कि cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ cos अल्फा इक्वल टू बेस जो कि अपना है कितना, OM, और हाइपोटेन्यूज अपना कितना, OP। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब जरा सा देखिए ध्यान से कि अगर हमको cos अल्फा लिखना है तो OM का लेंथ है कितना, और OP का लेंथ है कितना, अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुम बताओ कि अगर हमको कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पता होगा कि नहीं होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू पता होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देंगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसी को लिखने का एक अलग तरीका होता है, क्या आप लोग पढ़ेंगे 12th में, शुरू में ही एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री शुरू में ही मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिखते हैं,
1/2। इसी को लिखने का एक अलग तरीका है क्या, कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30। तुम ध्यान से देखना, ये साइन एक ऐसा मशीन है, हम गेहूं डालते हैं तो आटा बाहर आता है, इसमें एंगल डालेंगे तो नंबर बाहर आएगा। और साइन इनवर्स एक ऐसा मशीन है जिसमें हम आटा डालते हैं तो गेहूं, नंबर डालते हैं तो एंगल बाहर आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर कहीं पर आप मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्या, साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, इसको बस हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब तुम देखो कि अभी हम लोग निकाले हैं क्या, कि कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी को अगर हमको लिखने का मन करे तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। अच्छा, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा एक्स वाई जेड अगर पता है तो। अब देखो, ये हमको बीटा निकालने के लिए, बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, कि बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, इस पॉइंट को मान लो क्या, थोड़ा देर के लिए एन। अब तुम ये बताओ कि इस पॉइंट पी पर जाने के लिए वाई डिस्टेंस हमको चलना पड़ेगा तो एन पे पहुंचेंगे। इसका मतलब कि जो ओ एन का लेंथ है, ओ एन का लेंथ है कितना, हम बीटा का बात कर रहे हैं, तो बीटा एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल है ये, तो इसके सामने ओपी है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बीटा अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें ओ एन पी में, तो अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ एन पी में, इन ट्रायंगल ओ एन पी में, और ओ एन पी में हम बात करें किसका, कॉस बीटा का, तो कॉस बीटा क्या लिखेंगे भाई, फिर से बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन सा होगा, तीसरा वाला, यानी कि ओ एन बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओपी होगा। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखेंगे कितना, ओ एन अपॉन ओपी। और आप ध्यान से देखिए कि कॉस बीटा इक्वल टू ओ एन लेंथ है कितना, और ओपी है कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो बीटा इक्वल टू इसको कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जरा सा ध्यान देना कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा लिखे, एक्स बाई इतना लिखे, वाई एक्सिस के साथ हम एंगल बीटा लिखे तो वाई बाई इतना लिखे, जेड एक्सिस के साथ अगर हम गामा लिखेंगे तो जेड अपॉन इतना लिखेंगे कि नहीं? तो एक वैसे ही डायग्राम में दिखाइए, पॉसिबल नहीं है 3 डायमेंशनल बोर्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको आप लोग मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ एक्स बाई इतना लिखे, वाई एक्सिस के साथ एंगल वाई बाई इतना लिखे, तो जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, जेड अपॉन। जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जब जनरलाइज कर सकते हैं भाई, तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉस गामा का बात करेंगे, तो कॉस गामा कितना लिखेंगे, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपको गामा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स जेड अपॉन रूट अंडर कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि अभी तक के पूरी कहानी में हमको एक्स वाई जेड अगर पता होगा, एक्स वाई जेड पता होगा, तो हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा तो डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फाइनली इतना कहानी का तो हम लोग कंक्लूजन देखें, उस कंक्लूजन में क्या देखें कि इफ वेक्टर आर इक्वल टू अपने पास गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक ना? तो हम लोग इस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर हमको कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है, एक्स अपॉन कितना लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर हमको कॉस बीटा का वैल्यू निकालना है कितना लिखेंगे, वाई अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हमको कॉस गामा का वैल्यू निकालना है तो कितना लिखेंगे, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको ध्यान रहे
कि आपको मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है 12th क्लास में। बात समझ में आ रहा है? और वो यही वेक्टर पढ़ना है, वहां पर इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन बताने के कारण इसको डायरेक्शन कोसाइन बोला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन बताने के लिए इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। और मैथमेटिक्स इसी चीज को बोलती है कि ये एल है, ये एम है और ये क्या है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? मतलब मैथमेटिक्स में एल का मतलब कॉस अल्फा, एन एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब कॉस गामा। और एल एम एन है क्या? तो ये एल एम एन जो है, ये जो आपका एल एम और एन है, इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्शन साइन। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन साइन। और आपको अल्फा, बीटा और गामा के बारे में याद ही है। एंगल मेड विथ एंगल मेड विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये किसके साथ एंगल बनाया गया है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन निकल के ये आता है, जो कि पढ़ना तो है मेनली मैथमेटिक्स में, लेकिन इतना किए हैं तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहता है ये क्या? इसमें जो डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसके बराबर में होता है? 1 के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या? एल हम लोग किसको बोले हैं? कॉस अल्फा को, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एम किसको बोले हैं? कॉस बीटा को, तो कॉस स्क्वायर बीटा। और एन किसको बोले हैं? कॉस स्क्वायर गामा को। ये इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए? अच्छा, अब इस रिलेशन से देखो, अच्छी बात ये है, यदि हमको कोई दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों का तीनों पता हो। अगर कोई भी दो पता चल जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कहोगे कि सर इसका प्रूफ दीजिए थोड़ा सा, कहोगे कि सर इसका प्रूफ दीजिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कॉस अल्फा के जगह ये रखो, कॉस बीटा के जगह ये रखो और कॉस गामा के जगह, देखो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कॉस अल्फा के जगह कितना रखेंगे? एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस पूरे का क्या दिक्कत है? कॉस बीटा के जगह कितना रखेंगे? y अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस पूरे का क्या? और कॉस गामा के जगह पर कितना रखेंगे? z अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका क्या कहते हैं इसमें? इसको अगर सॉल्व करें, वैल्यू 1 आ जाए तो मान जाओगे कि ये सही है ऊपर वाला, है कि नहीं? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करिएगा तो ऊपर x है, कितना हो जाएगा? और नीचे रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? ऊपर y है तो वाई स्क्वायर, नीचे कितना? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ऊपर z है तो कितना और नीचे कितना? इतना में कोई दिक्कत है आपको? एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना? इधर कितना, इधर कितना? पर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे भी है। एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड करके कितना हो जाएगा? अब मान जाइएगा कि नहीं मान जाइएगा? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करीब करीब हर साल पूछा जाता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? अब ऑप्शन में 1 - 1 डाल देगा, आपको याद रहेगा तो आप टिक कर लेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बातें समझ में आई? तो किसी भी वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालने बोले और वेक्टर ये दिया रहे, तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का यूज करेंगे। और बोले डायरेक्शन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए बोले तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल करके आना है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? देखते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन करके, क्या छोटा छोटा क्वेश्चन करके देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है क्या? इफ द वेक्टर वेक्टर आर इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k, then find the find the magnitude, find the magnitude and direction of given vector। तो गिवन वेक्टर है,
इसका आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपने पास जो वेक्टर होता था, वो वेक्टर आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस कितना, जेड के। और इसके पास जो वेक्टर है वो वेक्टर आर इक्वल टू है कितना, टी आई माइनस टू जे और प्लस कितना। यहाँ से अगर आप कंपेयर करिएगा तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू कितना मिलेगा और z इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू कितना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना पर है, सीधे रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, वाई स्क्वायर का मतलब कितना हुआ और जेड स्क्वायर का मतलब कितना हुआ। का 9 2 का 4 और 9 9 18 4 22 रूट अंडर 22 और जो भी का मीटर सेंटीमीटर। बातें समझ में आई कि नहीं? अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, अच्छी बात यह है कि देखो कि अभी तक जो हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पढ़े थे, कॉस बीटा और कॉस गामा पढ़े थे, पढ़े थे क्या, एक्स अपॉन अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये ध्यान से देखो एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ही है, अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इसको भी कितना लिख सकते हैं, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये तो है मॉड आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। क्या पढ़े हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन कितना लिखेंगे, एक्स का वैल्यू है कितना और आर का वैल्यू है कितना। बात समझ में आया कि नहीं? कॉस बीटा अगर निकालना है तो कॉस बीटा निकालना है तो वाई अपॉन कितना, वाई का वैल्यू है कितना और आर का वैल्यू है कितना। अगर कॉस गामा निकालना है तो कितना, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन रूट अंडर 2। चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पोजीशन वेक्टर समझ में आया कि नहीं आया? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आया कि नहीं? पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन निकालना समझ में आया कि नहीं? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अगले दिन हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यूनिट वेक्टर। अभी तक यूनिट वेक्टर का मतलब जानते थे क्या, कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में नहीं हो, इस वेक्टर के डायरेक्शन का डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, कैसे निकाला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ें मैं आपको अगले दिन सिखाऊंगा और फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे बढ़ेंगे और वेक्टर के सिलेबस को खत्म कर। काफ़ी आज के लिए इतना पढ़ के आइएगा। सारी चीज़ें आज के क्लास में मैथमेटिकल थी, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। जैसे आज यूज किए डिस्टेंस फार्मूला का, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई ऐसे होंगे जिनको डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता होगा। मुझे नहीं लग रहा है, तो लग रहा है कि किसी को ये साइन कॉस टेन कॉट आपको नहीं बुझा रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर नहीं भी बुझा रहा है तो भाई साइड में कोने में ये सब काम किया हुआ है, थोड़ा सा होमवर्क करके आना है, ठीक ना। चलिए काफ़ी आज के लिए इतना पढ़ के आइएगा।